अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, पहले उसे जाकर देखें ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी अनचाहे सपने सा राय बहादुर का गुजरा समय योगी अमृत की आंखों के सामने घूम रहा था। राय बहादुर का अपने ही पिता को जलाकर मार देना, वो तलवार जो राजा नरेंद्र सिंह के गले को चीरती हुई उस नारंगी अंगूछे पर पहुंची जा रही थी, ठीक वैसा ही अंगूछा राय बहादुर तब पहनते थे जब योगी अमृत उनसे पहली बार मिले थे। राय बहादुर के मन पर बुरी शक्तियों का इतना प्रभाव, राय बहादुर की आंखों का अचानक काला हो उठना, वो काले आंसू, वो बवंडर, सब कुछ योगी अमृत को परेशान कर रहा था। योगी अमृत के विचारों को तोड़ते हुए पास बैठे चंदन लाल ने कहा, इस दुनिया में अगर काली शक्तियां आए तो अच्छे लोग भी हैं, पर अच्छाई आने में हमेशा देर कर देती है। राय बहादुर अगर 2 दिन पहले आ गए होते तो मेरी बहू और भतीजा जिंदा होते, शायद ये कुछ भी ना होता। रागिनी बहू को माफ करना मेरे लिए भी नामुमकिन है, पर मुझसे मेरा बेटा अजर दूर नहीं होता, वो भी आज मेरे साथ होता अगर राय बहादुर का नाम सुनते ही योगी अमृत चिढ़कर खड़े हो गए। यही तुम्हारी गलती है चंदन लाल, तुम्हें समय रहते कुछ समझ नहीं आता। बचपन में ही अगर केशव की बातों में ना आकर तुम श्रावणी को मेरे सुपुर्द कर देते तो आज ये दिन नहीं आता। और रही बात राय बहादुर की, तो हमें किसी पर भी उसे पूरी तरीके से जाने बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? कमरे के दूसरे कोने में बैठे भानु ने भड़क कर पूछा। भानु बचपन से ही राय बहादुर के साथ जुड़ा था, उनकी सेवा कर रहा था। उसके लिए अपने मालिक के खिलाफ कुछ भी सुनना पाप था। योगी अमृत, मैं भी देख रहा हूँ जब से आपने राय बहादुर के मन में झांकने के लिए अपनी वो क्रिया की है, तभी से आप उनसे कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? चंदन लाल ने पूछा। योगी अमृत के दिमाग में राय बहादुर के जीवन के फिर वही सब दृश्य उभर आए। खुद को संभालते हुए योगी अमृत बोले, शायद हम सभी को आराम की जरूरत है। इस रात में हमने इतना कुछ देख लिया है जिसकी हम में से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब बस राय बहादुर श्रावणी को समय रहते वापस ले आए। योगी अमृत ने ढलते चांद की तरफ देखते हुए कहा। इधर ढलते चांद के साथ ही सूरज का कुछ कुछ प्रकाश जंगल पर बिखरने लगा था। श्रावणी, ये तू क्या कर रही है? पेड़ की टहनियों को इकट्ठा कर श्रावणी उन्हें बरगद की रस्सी नुमा जड़ों से बांधकर कुछ बना रही थी। केशव परेशान था कि कहीं वो चांडाल आत्माएं फिर से न आ जाएं। और कुछ ही देर में टहनियों और जड़ों की मदद से एक बड़ा चौकोर जालीदार पटिया बनाकर श्रावणी बोली, हो गया। क्या हो गया श्रावणी? आप आइए। बोलते हुए श्रावणी ने अपने बापू को सहारा देते हुए उस पाट पर बिठा दिया और अब अगले छोर पर बरगद की 2 रस्सी नुमा जड़ों को बांधकर उन्हें खींचती हुई वो बोली, बेशक आपको उठाकर ले जाना मुश्किल है, पर इस तरह खींच कर ले जाना आसान है। कहते हुए जड़ों को अपनी कमर में बांध श्रावणी आगे बढ़ी, जिसके साथ पीछे बना पटिया जिस पर केशव बैठा था वो भी आगे बढ़ने लगा। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बेटी श्रावणी की सूझबूझ देखकर केशव उस पर गर्व महसूस कर रहा था, मगर साथ ही साथ मन में ये प्रार्थना भी कर रहा था कि उन्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जल्द ही मिल जाए। इधर राय बहादुर ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि ये कितना बड़ा जंगल है, क्योंकि इतना चलने के बाद भी निशानी के तौर पर रखे गए मोतियों में से एक भी मोती उनके सामने दोबारा वापस नहीं आया था, जिसकी असल वजह से वो अनजान थे। तभी उनके ठीक पीछे कुछ सरसराहट हुई। राय बहादुर पलटे, पर पीछे सिर्फ एक पेड़ था। राय बहादुर ने अपनी तलवार निकाल ली। उन्हें किसी खतरे की आशंका होने लगी। पेड़ के पीछे से झांकती वो बड़ी बड़ी आंखें ये सब कुछ देख रही थीं। राय बहादुर आगे बढ़े ही थे कि फिर उन्हें लगा जैसे कोई ठीक उनके पीछे है, पर इस बार फिर उनके पलटने पर कोई पीछे नहीं था। पर आश्चर्यजनक रूप से फिर वही कांटेदार पेड़
उनके ठीक पीछे था, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने देखा था। राय बहादुर अब अपने कदम जमा जमा कर चलने लगे। वहीं वो कांटेदार जंगली पेड़ जमीन के ऊपर अब धीरे धीरे सरक कर राय बहादुर के पीछे चलने लगा और मौका देखते ही उस जंगली पेड़ ने अपने पीले नुकीले कांटेदार दांतों को राय बहादुर की पीठ पर घोंपते हुए उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो जंगली पेड़ राय बहादुर को निगल पाता, राय बहादुर हवा में गुलाटी खाते हुए दूसरी ओर उछल गए, पर उनकी पीठ से खून की धाराएं निकल आईं। राय बहादुर ने अपना नीला अंगूठा कमर से निकाल उसे अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया, जिससे कि खून रुक जाए, पर वो जंगली पेड़ अब भी राय बहादुर की ओर बढ़ रहा था। 10-10 इंसानों को एक बार में निकल जाए इतना बड़ा मुंह खोलते हुए, मुंह से सफेद चिपचिपा पदार्थ गिराते हुए वो एक आंख वाला लंबा चौड़ा जंगली पेड़ आगे बढ़ा। राय बहादुर भी अब हमले के लिए तैयार थे। तलवार निकाल वो उस पेड़ की तरफ कूदे ही थे कि तभी एक दूसरे जंगली पेड़ ने उन्हें अपनी जड़ों से हवा में ही खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। राय बहादुर उठ पाते उससे पहले तीसरा जंगली पेड़ पीछे से आकर राय बहादुर पर अपना भारी भरकम वजन लिया कूदा। ऐन मौके पर खुद को बचाते हुए राय बहादुर ने दाईं ओर लोट लगाई। वो पेड़ जमीन पर आ धम्म से गिर पड़ा। राय बहादुर सुरक्षित थे, मगर सवाल था कब तक। 2 और जंगली पेड़ राय बहादुर को घेरते हुए वहां आ पहुंचे। राय बहादुर अब 5-5 जंगली खूंखार पेड़ों के बीच अकेले घिरे हुए थे। वो बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें अब भी राय बहादुर को देख रही थीं। इधर श्रावणी अपने पिता को टहनियों के पटिये पर बिठा जंगल का सिरा ढूंढ रही थी, ताकि वो इस जंगल से जल्द निकल सके। मगर इस जंगल की भूल भुलैया को भेदना इतना आसान नहीं था। श्रावणी का शरीर लगातार थक रहा था, पर अपनी थकान पिता से छुपाते हुए वो लगातार आगे बढ़ रही थी। इधर 5 पेड़ जैसे राय बहादुर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तभी एक पेड़ उन्हें हवा में जोर जोर से झुलाकर फेंकता, तो कभी दूसरा उन पर अपने नुकीले दांतों से वार करता। तभी राय बहादुर ने उछलते हुए अपनी तलवार से पेड़ के तने में घोंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने पर पेड़ कमजोर होगा, पर पेड़ अब और आक्रामक होकर वार करने लगा। राय बहादुर की शक्तियां जंगल में काम नहीं कर रही थीं, और ये खूंखार पेड़ उन पर कोई रहम नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर तो रुको पेड़ों, पर पेड़ कहाँ रुकने वाले थे। वो वार पर वार कर रहे थे और राय बहादुर को निगलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तभी राय बहादुर के दिमाग में एक युक्ति आई। जैसे ही इस बार पेड़ों की टहनियां उन पर वार करने उनके करीब आईं, राय बहादुर ने कसकर उन्हें पकड़ते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ों के पास जमीन पर वार करने के लिए तो उन पर लटकती जड़ें और टहनियां थीं, मगर ऊपर सिर्फ कांटेदार नुकीले दांत। जैसे ही पेड़ ने राय बहादुर को निगलने के लिए अपना मुंह खोला, राय बहादुर उछलकर पेड़ों के पीछे लटक गए। एक आंख वाले इस पेड़ को अब राय बहादुर नहीं दिख रहे थे। उसने अपने शरीर को झटक राय बहादुर को गिराने की लाख कोशिश की, मगर राय बहादुर ने पेड़ को नहीं छोड़ा। बाकी पेड़ों, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? या मुझे खाने का हक बस इसी जंगली पेड़ को है? राय बहादुर ने बाकी के 4 जंगली पेड़ों को छेड़ते हुए कहा। चीखते चिंगारते पेड़ 2 मिनट के लिए चुप हो गए। कुछ सोचते हुए एक दूसरे को देखते ही पेड़ अगले ही पल चीखे और पेड़ के पीछे लटके राय बहादुर पर वार करने लगे, जिससे बचते राय बहादुर कभी पेड़ की टहनियों पर कूदते तो कभी पेड़ के तने पर फिसलते हुए दूसरे पेड़ की पीठ पर कूद जाते। वहीं पेड़ों के वार अब सीधे एक दूसरे पर हो रहे थे। एक दूसरे के वारों से ही घायल होते पेड़ राय बहादुर को पकड़ने की कोशिश में अपना भारी भरकम शरीर लिए एक दूसरे पर ही उलझकर गिरने लगे, कमजोर होने लगे। सभी पेड़ अब जमीन पर थे।
मौके का फायदा उठाते हुए राय बहादुर ने अब पेड़ के तने में गड़ी अपनी तलवार निकाली और सीधे एक पेड़ की आंख में उसे घोंप दिया। आंख पर वार होते ही जंगली पेड़ तड़प तड़प कर चीखने लगा। पेड़ को कुछ नहीं दिख रहा था। दर्द में चीखता पेड़ इधर उधर भागने लगा, मगर आंखों के सामने अंधेरा होने के कारण कभी इस पेड़ से टकराता तो कभी दूसरे से। वहीं राय बहादुर को पता था कि उन्हें अब क्या करना है। बाकी पेड़ अब भी राय बहादुर को पकड़ने के लिए चीखते चिंगारते उनके पीछे थे। राय बहादुर ने बड़ी चतुराई से अब अंधे पेड़ की जड़ों और टहनियों को बाकी पेड़ों के साथ बांध दिया। अंधे पेड़ के भागने पर अब बाकी पेड़ भी उसकी ओर खींचे जा रहे थे। तो वहीं जब बाकी 4 पेड़ ताकत लगाते तो अंधा पेड़ उछलता हुआ उन पर आ गिरता और सब जमीन पर ढेर हो जाते। पेड़ों के जमीन पर आते ही राय बहादुर एक एक कर सभी पेड़ों की आंखों में तलवार के वार कर उन्हें अंधा करने लगे। सभी पेड़ अब आपस में ही उलझकर अंधेपन में एक दूसरे पर गिर रहे थे। राय बहादुर उन्हें इस तरह आपस में ही मरता छोड़ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। पीछे पेड़ आपस में उलझकर मर रहे थे। इधर श्रावणी अब भी अपने बापू को पीछे बांधे चली जा रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। केशव और श्रावणी की नजरें मिली। दोनों की आंखों में डर था, जिसे गले से निगलते हुए श्रावणी ने धीमे से आगे बढ़ना चाहा, पर तभी झाड़ियों की सरसराहट और तेज हो गई। केशव और श्रावणी के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगीं। केशव इशारों में अपनी प्यारी श्रावणी को भाग जाने को कह रहा था, पर श्रावणी ने इसे ना सुनते हुए पास ही पड़ी पेड़ की एक टहनी उठा ली। झाड़ियों से आती आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई बाहर आ रहा हो। श्रावणी ने पूरी ताकत से टहनी को पकड़ लिया और अब वार करने के लिए तैयार ही थी, पर अगले ही पल झाड़ियों से एक लंगड़ाता कुत्ता दबी आवाज में भौंकता हुआ बाहर आया। वो घायल था। उसके पैरों में किसी के पंजों के निशान थे। कुत्ते को देख केशव की सांस में सांस आई, पर श्रावणी अब भी लकड़ी लिए खड़ी थी। कौन हो तुम? दूर हो जाओ। श्रावणी उन चांडाल आत्माओं के इतने रूप देख चुकी थी कि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। वहीं कुत्ते की आंखों में दर्द था। चोट से उसकी हालत खराब थी। लंगड़ाते हुए वो श्रावणी के पैरों के पास आ गया और उन्हें प्यार से चाटने लगा। ये देख श्रावणी का मन भी पिघल गया। इससे हमें खतरा नहीं है श्रावणी, लगता है ये भी यहाँ गलती से आ गया है। मुझसा ही ये भी घायल है, यहाँ से निकलना चाहता है, पर इसका शरीर भी इसका साथ नहीं दे रहा। केशव ने आंखों में दया लिए कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा। श्रावणी ने भी लकड़ी फेंक कुत्ते को प्यार से गोद में लेते हुए सहलाना शुरू कर दिया। कुत्ता आंखों में याचना लिए, उम्मीद लिए उनवासा होकर श्रावणी के गाल चाटने लगा। कुत्ते को केशव के पास पटिये पर बिठा श्रावणी फिर चल पड़ी, जंगल का दूसरा सिरा ढूंढने, एक गहरी भूल भुलैया में। पहला चरण बीतने में अब कुछ ही समय है और अभी तक हमें श्रावणी और केशव मिले भी नहीं। श्रावणी, श्रावणी पुकारते हुए राय बहादुर तेजी से आगे बढ़ने लगे, पर श्रावणी जैसे जंगल में होते हुए भी कहीं और थी। करीब होते हुए भी राय बहादुर को श्रावणी और श्रावणी को राय बहादुर नहीं दिख रहे थे। पहला चरण बीतने को है योगी अमृत, और राय बहादुर अभी तक नहीं लौटे हैं। चंदन लाल की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। लगातार हवेली की खिड़की से नीचे देखते योगी अमृत भी इसी बात को लेकर चिंतित थे। तभी रानू चंदन लाल के पोते को गोद में खिलाते हुए वहां से निकली। चंदन लाल ने उसे रोकते हुए कहा, रानू इसे मुझे दे दो, तुम अभी थोड़ी देर आराम कर लो। तुमने इतनी देर मेरे पोते का ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। भानु तुम भी कुछ देर आराम कर लो। योगी अमृत ने नींद में मुंह फाड़ते भानु की तरफ देखकर कहा। अपनी बगासी को रास्ते में ही आधी छोड़ भानु बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, वो तो कर लो आराम भानु। चंदन लाल ने जोर देते हुए कहा, कल से ही तुम राय बहादुर और इस हवेली की सेवा में लगे हो। हवन की तैयारियां, पहरा देना, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ आराम कर लो।
ठीक है, पर कुछ भी जरूरत होते ही मैं हाँ बुला लेंगे हम तुम्हें। चंदनलाल ने मुस्कुराकर कहा। भानु अपनी पत्नी रानू को साथ ले कमरे से बाहर आया। ओहो, इतना काम पति देव, वो भी बिना डरे। रानू ने छेड़ते हुए कहा, तो तुम्हें मालूम नहीं है पत्नी जी, तुम ही बस मुझे कम आंकती हो। आज उस चांडाल आत्मा की आंखों में आंखें डाल के कह दिया मैंने, डरता नहीं हूं मैं। हाँ। भानु ने अपनी बहादुरी की झूठी बिगुल बजाते हुए कहा। ओहो, और वो मान भी गई? क्या कि आप डरते नहीं? रानू ने फिर छेड़ा। डरता तो बस मैं एक ही चांडाल आत्मा से हूं। भानु ने रानू की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनते ही रानू का पारा चढ़ गया। तुम्हें तो मैं, कहते हुए रानू भानु के पीछे भागी। भानु बचता हुआ कमरे में भागा। रानू के कमरे में आते ही उसे कमर से पकड़कर भानु प्यार से बोला, आज नहीं डराओगी पत्नी जी? सच कहूं, दुनिया की सबसे हसीन चुड़ैल हो तुम। रानू शर्मा कर आगे बढ़ गई। आज बड़े मूड में है आप, बहुत दिनों बाद। हाँ, किसी सुंदर आत्मा वात्मा को देख लिया क्या? छी छी, डर नहीं लगता तुम्हें? ऐसे डर के माहौल में भी तुम, कहते हुए रानू पलटी तो देखा भानु खुले मुंह से खर्राटे ले पलंग पर सो रहा है। पत्नी से प्यार भरी बातें कर भानु सौत नींद की आगोश में खो चुका था। क्या करूं मैं इस आदमी का? रानू ने झल्ला कर भानु के पास लेटते हुए कहा। राय बहादुर की बाली खनकती हुई पेड़ के रास्ते एक गहरी काली सुरंग से होते हुए सीधे जमीन के अंदर किसी गुफा में आ गिरी। बाली को गोल घुमाते वो भरे पूरे हाथ पास ही रखी अपनी जादुई छड़ी के ऊपरी सिरे पर हाथ फेरते उठ खड़े हुए। अगले ही पल उसकी हंसी की आवाज से पूरी गुफा गूंज उठी। हंसी की आवाज जितनी तीखी और पतली थी उतनी ही कुटिल भी। कौन है ये शख्स? क्या वो जादुई बाली बुरी शक्तियों के हाथों लग गई है? कैसे पहुंचेंगे राय बहादुर श्रावणी तक? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूले ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट न मिस करें। और कृपया लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।